नमस्कार प्यारे बच्चों। मुझे मालूम है कि आप सब अपनी परीक्षा के लिए खूब जोर शोर से तैयारियां कर रहे होंगे। मैं आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ आज फिर आपके सामने आपकी रेनू मैम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो परीक्षा में आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। आप सब अच्छे अंक प्राप्त करते आ रहे हैं और मैं ये चाहती हूं कि आप अपने अंकों में और भी बढ़ोतरी करें। उसके लिए मेरा आपसे कुछ सुझाव ऐसे आपको दूंगी आज, जिससे आप अपने प्रश्न पत्र को हल करते समय अगर उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने अंकों में अच्छी बढ़ोतरी कर पाएंगे। परीक्षा के दौरान सबसे पहले आप परीक्षा हॉल में प्रवेश करते समय बिल्कुल तनाव रहित होकर अंदर जाएं, अपनी जगह बैठें। आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा, उसमें प्रथम प्रश्न पर आप अपनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए आगे बढ़ें और प्रश्न पत्र हल करते समय आप समय नियोजन का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप दी गई अवधि 2 घंटे में अपने सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर लेते हैं और उनका दोहराव भी कर लेते हैं तो ये मेरा दावा है कि आप 100% अंक प्राप्त कर सकेंगे। आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगी कि आप समय नियोजन किस प्रकार करें कि आप सभी प्रश्नों को दी गई समय सीमा में हल भी कर पाएं और उसके साथ साथ दोहराव भी कर पाएं। बच्चों, दोहराव बहुत जरूरी है क्योंकि प्रश्न पत्र हल करने के बाद कई बार भूल से या चूक की वजह से हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं और जब आप दोहराव करेंगे तब आप उन गलतियों को पकड़ लेंगे। तो इसलिए प्रश्न पत्र का हल करने के बाद एक बार दोहराव बहुत जरूरी है। तो आइए आज हम समझते हैं कि परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र हल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे अपने प्रश्नों को समय सीमा के अंतर्गत हल करना है। आइए मैं आपको दिखाती हूं कि ये सीरीज हेल्प सीरीज IGCSE 2022 ये आप ही के लिए है। ये कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 1 की, जो आपको एक अपठित गद्यांश के रूप में दिया गया होता है और ये 6 नंबर का पूछा जाता है। ज्यादातर सभी प्रश्न क्या, क्यों और कब पर आधारित होते हैं या फिर उसमें आपसे संक्षिप्त वर्णन पूछा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर लिखते समय आपको पूरे वाक्यों में उत्तर लिखना आवश्यक नहीं होता, लेकिन आप मुख्य वाक्यांश जरूर लिखेंगे, जिसे आप कीवर्ड कहते हैं, वो जरूर लिखें। और साथ ही साथ जब आप कीवर्ड लिख रहे हैं तो उन शब्दों को पाठांश से सही रूप में उतारें। ये बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे यहीं पर गलती कर लेते हैं कि उस शब्द को गलत रूप में लिख लेते हैं। अगर आप गलत रूप में लिख लेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। इसलिए आप शब्द जो आप कीवर्ड मुख्य वाक्यांश जब उतार रहे हैं तो बहुत ध्यान से अपने उत्तर में उसको शामिल करेंगे। और इस अपठित गद्यांश को हल करने के लिए मेरा ये सुझाव है कि आप 10 से 15 मिनट का ही समय दें। दूसरा प्रश्न आपको बहुवैकल्पिक प्रश्नों के रूप में दिया जाता है और ये 9 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आपके पास प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD, और आपको ये चुनना होता है कि यह इस प्रश्न को गद्यांश के ABCD किस हिस्से से लिया गया है। तो इसमें क्या होता है, अधिकतर समानार्थी शब्दों का प्रयोग करके आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप हूबहू उन्हीं शब्दों को ढूंढने का प्रयास ना करें, बल्कि समानार्थी शब्दों को भी ध्यान में रखें तो आप उत्तर को जल्दी से ढूंढ पाएंगे। और इसमें अनुच्छेद किस बात या विचार से संबंधित होते हैं, अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक अगर आप पठन करेंगे
तो आप इस प्रश्न को भी 10 से 15 मिनट में पूरा कर पाएंगे और इस प्रश्न को हल करने के बाद आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप पूरे ध्यान से पाठांश को पढ़ेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। आइए अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 टिप्पणी लेखन के रूप में आपसे पूछा जाता है। ये 9 नंबर का होता है। इसमें दिए गए बिंदुओं के लिए संक्षिप्त उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखने होते हैं। इस प्रश्न को करने में भी आप 15 से 20 मिनट का समय लगा सकते हैं। इस प्रश्न को हल करते समय एक मेरा सुझाव आप अवश्य ध्यान रखें कि आप टिप्पणी लिखते समय पहले आपको जो बिंदु दिए गए हैं टिप्पणी लेखन के, उनको पहले पढ़ लें और फिर पाठांश पढ़ना शुरू करें, तो आप आसानी से उन बिंदुओं में आपको क्या उत्तर लिखना है उसे ढूंढ पाएंगे। यहां भी मैं आपसे फिर एक बार दोहराऊंगी कि आप लेखन में शब्दों के सही रूप का इस्तेमाल करें। आपको शॉर्ट नोट्स यानी कि टिप्पणी लेखन में छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो आप अगर पूरे वाक्य नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप के वाक्यांश ऐसे होने चाहिए जो स्पष्ट हो। संक्षिप्त होना आपके लिए अच्छी बात होगी, लेकिन स्पष्टता उसमें बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 3 में जो आपको पाठांश दिया होता है, उसी पाठांश पर प्रश्न नंबर 4 आधारित होता है। प्रश्न नंबर 4 आपको सारांश लेखन के रूप में पूछा जाता है और ये 10 नंबर का होता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि आप पाठांश एक बार पढ़ चुके हैं और उस पर टिप्पणी लेखन कर चुके हैं। तो अब जब आप सारांश लिखना शुरू करेंगे तो आप पाठांश में से कुछ 8-9 मुख्य बिंदु रेखांकित कर लीजिए और उन्हें अपने उत्तर में शामिल कीजिए। आपने जो बिंदु टिप्पणी लेखन में लिखे हैं उनको भी आप अपने सार लेखन में शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप 6 या 7 मुख्य बिंदु भी अपने शब्दों में सारांश लेखन के रूप में लिख लेते हैं तो इस प्रश्न में भी आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको फिर वही बात ध्यान रखनी है कि आप शब्दों के सही रूप को ही लिख रहे हैं। आपकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। पाठांश से वाक्य उतारना कतई उचित नहीं है। इसलिए ये बात अवश्य ध्यान रखें कि अगर आप पाठांश से वाक्य उतार रहे हैं तो फिर आपके नंबर काटे जा सकते हैं। आप उत्तर लिखते समय सटीक शब्दों और पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर लें और इस प्रश्न को आप 15 से 20 मिनट में पूरा करने का प्रयास करें। इस प्रश्न में अगर आप पूरे 10 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो मैं समझती हूं आपके नंबरों में जरूर बढ़ोतरी हो जाएगी। क्योंकि ये दोनों प्रश्न नंबर 3 और 4 एक ही पाठांश से होते हैं, इसलिए आप पाठांश को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 आपके लेखन कौशल की परीक्षा होता है। यह वाला प्रश्न 8 नंबर का पूछा जाता है और प्रायः प्रश्न नंबर 5 में आपसे ईमेल प्रारूप पर आपका उत्तर लिखना होता है। इस प्रश्न में आपको कुछ संकेत दिए जाते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप मुख्य बात को लिखेंगे। बिंदु का विस्तार करते समय आप शब्द सीमा का बराबर ध्यान रखेंगे। शब्द सीमा इस प्रश्न में आपको लगभग 120 शब्द पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का हल करते हुए भी आप पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं अगर आप व्याकरण संबंधी कोई त्रुटि नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर फिर ध्यान देने वाली बात है कि आप शब्दों के सही रूप का प्रयोग करेंगे। तो मैं चाहूंगी आप जब भी पढ़ रहे हैं या आप जब भी अभ्यास कर रहे हैं तो हमेशा शब्दों के सही रूप का अभ्यास करते चलें ताकि आप परीक्षा के समय भी शब्दों के सही रूप को लिखें और पूरे अंक प्राप्त कर सकें। ईमेल प्रारूप में जो आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं उनका जरूर ध्यान रखें। अगर 3 बिंदु दिए गए हैं तो आप उन तीनों बिंदुओं के में
लगभग 40-40 शब्द लिखें ताकि आप तीनों बिंदुओं को अपने उत्तर में शामिल कर सकें और आपका पूरा ईमेल लेखन 120 शब्दों में समाप्त हो जाए। बहुत अच्छे। अगर आप ये सारी बातें समझ रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आगामी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 और आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न आपका रचनात्मक कौशल से संबंधित होता है या फिर इसमें आपका तार्किक लेखन कौशल की जांच की जाती है। इसमें आपको अधिकतम 200 शब्द लिखने होते हैं और यह प्रश्न आपको 16 नंबर के लिए पूछा जाता है। ये वाला प्रश्न आपने देखा कि आपका सबसे अधिकतम शब्द सीमा भी इसकी 200 शब्द है और इसके अंक भी सबसे ज्यादा हैं। इसलिए इस प्रश्न को हल करते समय आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आप इस प्रश्न को हल करते समय थोड़ा सा ज्यादा समय भी ले सकते हैं। आप इसको 20 से 25 मिनट में पूरा कीजिए और इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़कर आप दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर एक रफ पेपर पर एक योजना बना लें कि आपको किस संकेत बिंदु के अंदर क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। इस तरह से आपके पास एक रफ फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। तो आपको जिस भी प्रारूप पर पूछा जा रहा है उस प्रारूप का ध्यान रखते हुए आप संकेत बिंदुओं के आधार पर अपना व्यवस्थित लेखन कीजिए। अगर आप इस तरह से अपना लेखन करेंगे और दिए गए संकेत बिंदुओं में से किसी भी बिंदु को छोड़ेंगे नहीं तो आपका लेखन बहुत ही बढ़िया होगा और आप इसमें 100% अंक प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपकी भाषा शैली अच्छी है, आपने व्यवस्थित रूप में तीनों बिंदुओं को अपने उत्तर में शामिल किया है, तो आप आराम से इस प्रश्न में भी 14 नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी कि आपको प्रश्न नंबर 6 में किन किन प्रारूपों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये मैंने एक लिस्ट बनाई है कि आपको चित्राभिव्यक्ति के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, निबंध के रूप में, पत्र के रूप में, रिपोर्ट के रूप में, भाषण के रूप में, वाद विवाद के रूप में, लेख या फिर फिल्म समीक्षा और पुस्तक समीक्षा के रूप में, डायरी के रूप में, ब्लॉग के रूप में या फिर तार्किक लेखन के रूप में। तो ये इतने सारे फॉर्मेट हैं जिन पर आपको अपना उत्तर देना होता है। आप उत्तर देने से पूर्व अगर आप अपनी एक योजना बना लेंगे तो आप इस प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर लिख पाने में अवश्य सफल होंगे। मुझे मालूम है मेरे सारे विद्यार्थी अपनी जी जान लगाकर परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं और मैं आपकी उच्चतम सफलता के लिए शुभकामनाएं करती हूँ। धन्यवाद।